हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने जो ये पार्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट वो देख लिया था और इससे रिलेटेड इसके बाद हमने एडजस्टमेंट विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी देख लिया था कि कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ एडजस्टमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये पार्ट हमने देख लिया था। ये डायग्राम जो है ये डायग्राम भी हमने कवर कर लिया था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। द यूएस डिमांड कर्व फॉर यूरोज, यूएस का डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यूरो क्या हो गया फॉरेन करेंसी। सो यूएस का डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज शोन इन द फिगर 16.1। तो ये हमारा 16.1. So US demand curve for euro shown in figure 16.1 is derived from the demand and supply curve of US import in terms of euro shown in left panel of 16.2. So 16.1 में यहाँ पे जो हमने ये डिमांड कर्व देखे, ये ब्लैक वाला डिमांड कर्व एंड दिस ब्लू वाला डिमांड कर्व दैट यू हैव, ये डिमांड कर्व जो हमने देखे हैं वो कैसे डिराइव हुए? वो डिराइव हुए हमने जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किया था तब हमने देखा था कि कैसे डिमांड और सप्लाई डिराइव होता है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन वो जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो डिपेंड करता है बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दैट इज ट्रेड से रिलेटेड ऑल्सो एंड फाइनेंशियल मूवमेंट से रिलेट भी करता है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रेड पार्ट, नॉट द फाइनेंशियल पार्ट, नॉट द शेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सिर्फ हम ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैड एन अजम्पशन दैट फाइनेंशियल आउटफ्लो या फाइनेंशियल इनफ्लो इज केप्ट कॉन्स्टेंट या वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये डिमांड कर्व डिराइव हुआ है वो किस बेसिस पे डिमांड कर्व डिराइव हुआ है? ड्यू टू द यूएस इम्पोर्ट एंड फॉर दैट मैटर एक्सपोर्ट। ऑन द अदर हैंड यूएस सप्लाई कर्व। सो इम्पोर्ट से क्या होगा? जब आप कोई चीज़ इम्पोर्ट करना चाहते हो, लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, व्हेन आई वांट टू import something, then what I'll do is to import something I need money. अब मैं import कहाँ से कर रही हूँ? US जो है वो import कर रहा है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से कुछ चीज़ मंगा रहा है तो उसे पेमेंट भी यूरोज में करना पड़ेगा, करेक्ट? तो पेमेंट करने के लिए वो क्या करेगा? मनी उसको चाहिए रहेगा, किस बेसिस पे? इन द टर्म्स ऑफ यूरोज, करेक्ट? यूरोज में उसको पेमेंट या यूरोज में उसको पेमेंट करना है तो मीन्स यूरो चाहिए रहेगा। अब वो क्या करेगा? वो यूरोज का डिमांड करेगा। सिंस इम्पोर्ट के वजह से you are demanding euros, that means US the demand curve, the demand for euros shown in the figure where demand and supply are shown depends on the US imports in terms of euros। मतलब वो चीज़ें सिर्फ यूरोज से ही खरीद सकता है। अगर ऐसा होता कि वही जो चीज़ वो यूरोपियन यूनियन से मंगा रहा है उसके लिए वो पेमेंट डॉलर्स में कर सकता तो वो डिमांड ही नहीं करता यूरो का। तो इम्पोर्ट जो कर रहा है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ यूरोज ओनली, मतलब उसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ यूरोज में होगा, तभी जाके क्या होगा? वो यूरो का डिमांड करेगा। एंड देन यू हैव द डिमांड shown in the left panel of 16.2. Let's just have a look at 16.2. Here is your 16.2 and ये आपका डॉलर का डिमांड है। सो ओरिजिनल जो है वो ये है
DM, D-M बाद में आएगा, हम आगे रीड करेंगे तो पता चलेगा। सप्लाई कब आएगा? सप्लाई व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग टू यूरोपियन यूनियन। व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग टू यूरोपियन यूनियन, वो पेमेंट करेंगे। लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। सो व्हेन आई एम exporting the goods, I will receive payment. Now this payment that I am receiving is in terms of euros or this. अब ये जो यूरो मेरे पास आया पेमेंट, that is what? This payment that I am getting of euros is nothing but the supply of euros to US, क्योंकि वो पेमेंट आ रहा है, वो पैसे इनफ्लो हो रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ यूरोज टू US, करेक्ट। तो इस बेसिस पे आपका सप्लाई कर्व है। सो ऑन द अदर हैंड US सप्लाई कर्व फॉर यूरोज, दैट इज S of E, that is euro, is shown in figure 16.1 में जो सप्लाई दिखाया गया है is derived from the demand and supply curve of US export in terms of। तो उससे कैसे डिराइव किया गया है? US का कितना एक्सपोर्ट है, कितना डिमांड है एक्सपोर्ट का, और कितना सप्लाई हो रहा है। एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट का डिमांड एंड सप्लाई दोनों। इम्पोर्ट में भी कितना डिमांड है इम्पोर्ट का और कितना एक्चुअली सप्लाई है इम्पोर्ट का, उसके बेसिस पे डिराइव हुआ है दैट डिमांड कर्व। एंड यूएस के एक्सपोर्ट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका सप्लाई कर्व डिराइव हुआ है, दैट इज शोन इन द राइट पैनल ऑफ 16.2 हियर। सो यू हैव द सप्लाई कर्व ओवर हियर, ठीक है। Moving ahead to, let us start with the derivation of US demand curve for euros, that is D euro। कैसे डिमांड कर्व आया? In the left panel of 16.2, one second, in the left panel of 16.2, excuse me, DM is the US demand for imports from European Monetary Union in terms of euro when the exchange rate was $1 for 1 euro। DM क्या है? हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। DM क्या है? ये है डिमांड फॉर यूरोज, दैट इज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स, जिसके वजह से आप यूरोज डिमांड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ यूरोज व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 1:1, मतलब $1 फॉर 1 euro, विच इज हियर। if you connect this, see, 1 for 1, clear? Now while SM क्या है? SM भी तो हमें जानना है, यहाँ पे SM भी गिवन है। DM था डिमांड फॉर द इम्पोर्ट, मैं इतने गुड्स इम्पोर्ट करना चाहती हूँ। अगर $1:1 यूरो जो है वो क्या हो गया? हम उसको प्राइस समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइस। अब इस प्राइस पे मैं कितना डिमांड कर रही हूँ गुड्स, दैट इज डिमांड फॉर इम्पोर्ट। SM क्या है? वाइल SM इज द यूरोपियन EMU's सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट टू US। प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है, जितना डिमांड था इम्पोर्ट्स का, कितना वो सप्लाई करना चाहता है एट दिस गिवन एक्सचेंज रेट, तो वो SM कर्व से गिवन है, जो कि ये है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एट हायर एक्सचेंज रेट देयर इज लो डिमांड, करेक्ट। लेट मी गो टू
we can see that this is my demand for imports at higher exchange rate. When the exchange rate is higher, मतलब $1 is, let's say, रुपीज़ के टर्म्स में ले लेते हैं, $1 is ₹70, and when the exchange rate is low, there is more demand, meaning $1 is ₹40. अब समझते हैं कि जब कम था तब डिमांड ज़्यादा क्यों है, और जब हायर है तब डिमांड कम क्यों है इम्पोर्ट्स का. जब मेरा $1 for ₹70 था, दैट मीन्स आई हैव टू, इफ़ आई एम गेटिंग वहाँ से $1 का कुछ भी चीज़ मैं खरीद रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ, कहाँ से, यूएस से, तो मुझे ₹70 पे करना पड़ेगा. करेक्ट, एक्सचेंज करना पड़ेगा. ₹70 को $1 लेना पड़ेगा. $1 का वो चीज़ मैं इम्पोर्ट करूँगी. ठीक है. बट व्हाट इफ आई एम हैविंग द एक्सचेंज रेट what if I am having the exchange rate of $1 for 40. मतलब अब वही $1 की चीज़ मुझे सस्ते में मिल रही है, सिर्फ ₹40 चेंज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा करूँगी ना. मुझे कम देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा, मोर क्वांटिटी इज इम्पोर्टेड. करेक्ट. क्यों? क्योंकि अब कम पे करना पड़ रहा है. क्योंकि अब कम पे करना पड़ रहा है तो मैं मोर क्वांटिटी इंपोर्ट करूँगी. वही यहाँ पे जब मेरा 70 था रेट, तब बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, तो मैं इंपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो कम कर दूँगी, कम इंपोर्ट करूँगी. सो आई होप द डाउनवर्ड स्लोपिंग इज क्लियर. Now we move on to why the supply is upward sloping. This is nothing but the supply of imports. यानी as a US person, as a US producer, अगर मेरे से कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसका वो पेमेंट करेगा. जो वो पेमेंट कर रहा है, क्या मैं उस पेमेंट से आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम एबल टू सप्लाई दैट और नॉट. मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ बेसिकली द एक्सपोर्ट बाय यूएस. व्हेन आई एम इम्पोर्टिंग एज अ इंडियन सिटीजन from US, so this is basically when I am talking about supply of import, it is nothing but export by US. तो अगर उनके हिसाब से देखें तो when rate was $1 for ₹40 and $1 for ₹70, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो $1 ₹40 में मैं कम देना चाहूँगी, क्योंकि उस हिसाब से मेरा जो भी चीज़ है, जो भी कमोडिटी है दैट आई एम सेलिंग, उसकी वैल्यू कम हो गई रुपी टर्म्स में. तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा रुक के मैं थोड़े ही क्वांटिटी सप्लाई करूँगी, बिकॉज वैसे भी डिमांड, थोड़ी क्वांटिटी का डिमांड इस प्राइस पे ज़्यादा है, लेकिन मेरे कमोडिटी की वैल्यू कम है रुपी टर्म्स में, तो मैं कम सप्लाई करना चाहूँगी. As a US, this is from US exporter. From US exporters point of view, क्योंकि वैल्यू कम है कमोडिटी की इन रुपी टर्म्स, मैं कम एक्सपोर्ट करना चाहूँगी. Whereas here, since the value in rupee terms is high, I will want to export more. So this is why the supply curve from imports, that is supply of imports, is upward sloping. Let's go back to the book
So here you have in the left panel, DM is the US demand for import from European Monetary Union in terms of $1 for 1 euro. SM is the European Monetary Union supply of import to US, मतलब export by EU to US. With DM and SM, the euro price of US import is PM is the price of import is euro 1 and the quantity is 12 billion units. अगर हम देखें so price इसी basis पे demand and supply के basis में, this is my supply, this is my demand, price is 1, so the price of import is 1 euro, euro के terms में price है ना, and how much is the quantity? The quantity is 12 billion. This much is the quantity. So that the quantity of euro demanded by the US is 12 billion. That means कितना quantity of euro demanded है US person से? It is 12 billion. Point B dash in the left panel. This corresponds to point B on the US demand 16.1. जो ये जो B dash point है, this point B dash 12 billion जितना quantity वही यहाँ पे 16.1 में दिखाया गया था. यहाँ पे जो ये डिमांड B था 12 बिलियन का at 1 वही यहाँ पे दिखाया गया था. Moving ahead to here we concluded here when the dollar depreciates by 20%. याद है हमने पहले देखा था कि डॉलर डेप्रिशिएट होना चाहिए 20% से if it is more elastic or less elastic. Here in this case if it is more elastic then उसे depreciate होना चाहिए by 20%. If it is less elastic then blue is the curve, then 100% से depreciate होना चाहिए. तो अगर if it depreciates by 20% that is 1.20 होता है तो SM remains unchanged. See when, let me just read entirely. So when it becomes 20% depreciate हो रहा है, ये change हो गया dollar 1.20 is to euro 1. SM remains. Supply of imports will remain unchanged, but DM shifts down by 20% to D-M. The reason is that for the US to continue to demand 12 billion units of import, the euro price of US import would have to fall. Let me show you in this. So when there is 20% depreciation, मतलब 20 हो जा रहा है, 1.20 हो जा रहा है, अगर वो कंटिन्यू करे वही कर्व पे, सो 12 बिलियन जितना कंटिन्यू रहना इज नॉट गुड. तो उन्हें दे हैव टू शिफ्ट टू D-M. The reason is that for US to continue to demand 12 billion units of import as at point B dash on DM, मतलब वही वो point पे अगर continue करना है, the euro price of US import would have to fall from 1 to 0.8 or by full 20% of depreciation of dollar. अगर उन्हें इतना ही चाहिए. See, after I'll just remove this. See, the very first thing is that there is an depreciation
ऑफ एक्सचेंज रेट बाय 20% हो चुका है. सो नाउ द एक्सचेंज रेट इज $1 for, sorry, 1 point, the exchange rate became what after the depreciation? It was $1.20 for 1 euro. So it is not this. It is not this. It is $1.20 for 1 euro. After the depreciation, the curve has shifted. The demand curve has shifted. शिफ्ट करने के बाद अगर मुझे उतनी क्वांटिटी में डिमांड करूँ तो इतना डॉलर को डेप्रिशिएट होना पड़ेगा, ये प्राइस होना पड़ेगा. अगर मैं उतना ही क्वांटिटी चाहती हूँ तो ये प्राइस होना पड़ेगा डॉलर का, ये प्राइस होना पड़ेगा इंपोर्ट का. तो डॉलर को डेप्रिशिएट होना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. और बाय फुल 20% डेप्रिसिएशन. तो यहाँ से हम रीड करते हैं, व्हेन द डॉलर डेप्रिशिएट्स बाय 20% टू दिस, supply will remain the same, supply of imports will remain the same, demand will shift down by 20% to D-M. The reason is that for the US to continue to demand 12 billion units of import, euro price of US import, मतलब जो भी चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे हो उसका यूरोपियन के टर्म्स में प्राइस would have to fall from 1 to 0.8. मैंने अभी दिखा दिया वो पॉइंट 0.8 होना चाहिए. और by the full 20% of depreciation of dollar in order to leave the dollar price of imports unchanged. ताकि जो डॉलर के टर्म्स में प्राइस है, डॉलर के टर्म्स में जो प्राइस होगा, यूरो के टर्म्स में नहीं, डॉलर के टर्म्स में जो प्राइस होगा वो अनचेंज्ड रहे, वो सेम रहे. See how the calculation goes. I'll just show you the calculations. $1 is 1 euro पहले था. इस प्राइस पे I was demanding 12 units. हम 12 बिलियन नहीं लेते, 12 यूनिट समझते. अब अगर देयर इज़ अ डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो $1.20 हो चुका है फॉर 1 यूरो. अगर मुझे सेम 12 यूनिट्स मंगाने हैं तो प्राइस कितना हो जाना चाहिए? प्राइस होना चाहिए जो यूरोपियन के टर्म्स में प्राइस है वो प्राइस को 0.20% से डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है तो यूरोपियन यूनियन या यूरो के टर्म्स में जो प्राइस है उसको डेप्रिशिएट होना पड़ेगा बाय 20%, विच इज़ 0.80. डेप्रिशिएट मतलब माइनस होना पड़ेगा बाय 20%. अगर डॉलर का प्राइस बढ़ चुका है 1 से 1.20 जा चुका है, तो अगर मुझे सेम रखना है प्राइस, सेम उतनी क्वांटिटी मंगानी है पहले जितनी, तो मुझे यूरो के टर्म्स में जो उसका प्राइस है उसको कम करना पड़ेगा, 0.80 करना पड़ेगा, ताकि मैं उसी अमाउंट का मंगा सकूं और उसी प्राइस पे मंगा सकूं. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. लेट्स गो बैक. सो वर्ड्स यहाँ पे जो यूज़ किए गए वो वर्ड्स समझने की कोशिश करो. और बाय 20% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर इन ऑर्डर टू लीव द डॉलर प्राइस, ताकि डॉलर प्राइस जो था पहले $1 था, 12 जब ये यूनिट्स खरीदे थे, तो अभी भी $1 हो, $1 ही होगा. इफ़ यू चेक, अगर अब एक्सचेंज रेट इतना हो चुका है, $1.20 हो चुका है, तो लेट द प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूरो भी 0.80 यूरो. अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका 1:1 का ही रेशियो आएगा. मतलब
$1 के टर्म्स में it is still $1. It is costing you $1 only. That 12 units are costing you $1 only. Going back to the book. तो डॉलर प्राइस सेम रहे, आप वो चाहते हो. डॉलर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स अनचेंज्ड .h ऑन DM. तो डॉलर प्राइस जो है वो अनचेंज रहे, h ही रहे. h ही रहे, यानी उतना ही क्वांटिटी हम मंगाए. However, at euro price below PM 1 euro, the European Monetary Union will supply smaller quantities of imports. जब कम हो गया, अगर आप $1 से कम कर रहे हो, कम की बात कर रहे हो ना, यूरोपियन 0.80 की बात कर रहे हो, उस प्राइस पे देन जो यूरोपियन यूनियन है वो भी बोलेंगे कि हम इस कम प्राइस पे आपको इतना नहीं अमाउंट देंगे, 12 बिलियन, हम भी हमारा एक्सपोर्ट कम करेंगे. सो दे विल सप्लाई स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ इम्पोर्ट्स टू US. दैट इज यूरोपियन यूनियन विल मूव डाउन अलोंग द सप्लाई कर्व. दे विल मूव फ्रॉम हियर. अगर प्राइस आप इतना चाहते हो तो वो नीचे आता जाएगा. दे विल मूव डाउन अलोंग द सप्लाई कर्व. दिस विल गो ऑन while US will demand smaller quantities of imports at European price. This the US will move up along the along until compromise on price. And ये क्या करेगा, इस प्राइस पे, क्योंकि प्राइस कम हो गई है, 1 से कम हुआ है, तो रिमेंबर व्हेन इट इज़ लोअर प्राइस वो मूव अप करेगा, इधर मूव करेगा, अनलेस दे रीच अ कॉम्प्रोमाइज, जो नया इक्विलिब्रियम है, विच इज E डैश गिवन बाय E डैश, अनलेस दे रीच दिस पॉइंट. While US will demand smaller quantity of import at euro price 0.8, will move up along the curve until a compromise on the price at the new equilibrium E dash is reached. The student should read this paragraph and the previous one and carefully study the left panel and its relation with 16.1, because this is rather important topic and one of the most challenging in international finance. I hope, since it is the most challenging international finance में और मैंने आपको explain कर दिया है, अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है. तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको समझ में आया है कि नहीं. अगर स्टिल डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी रुपी एंड डॉलर के टर्म्स. नोट दैट DM dash is not parallel to DM because the shift is of constant percentage. Thus, a 20% downward shift from this is only euro 0.20, while same 20% downward shift from G to. So basically what they are saying is, ये जो shift हुआ है, ये shift is not a parallel shift. क्योंकि अगर 20% अगर आप देखो कंपेयर करके, तो व्हेन द प्राइस वाज 1.25, तो 20% रिडक्शन मीन्स 1 हो जाएगा. while from 1 20% reduction is 0.8. That is what they are saying. A 20% downward shift from 1 will be 0.20, while the same 20% downward shift from G at euro 1.25 will be 0.25. 20% of 1.25 0.25, तो 0.25 से शिफ्ट होगा. तो वो जो शिफ्ट है उन्होंने रेट के बेसिस पे लिया है. हर पॉइंट पे 20% रिडक्शन कितना होगा, एंड देन दे आर जॉइनिंग दैट डॉट्स.
that will not give you a 20% the entire shift या parallel shift in the demand curve, rather वो curve थोड़ा slant जाएगा. With D dash M and SM, PM is 0.9 and QM is 11 billion. तो अब इस point में आपका ये जो point है, at this point, at this new point, my equilibrium price of that import in terms of euro is 0.9, while the quantity of import या euro that I am demanding is 11 billion. So that the quantity of euro demanded by the US falls to quantity of euros demanded by US falls to 9.9 billion. 0.9 तो 100 multiplied by 0.9 will give you 9.9 billion. तो पहले they were demanding 12 billion. 12 into 1 is to 1. So 12 into 1 was 12 billion. Now they are only demanding 9.9 billion in total. This corresponds to point E rounded to 10 billion on demand curve this. So if you go on this demand curve, तो ये यहाँ पे E आया है, जो after the 20% depreciation ये जो point है, ये E point हुआ है, they have rounded to 9.9 को 10 कर दिया है. Thus, the quantity of euros demanded by the US falls from 12 billion when the rate was 1:1 to 10 billion or 9.9 billion when the rate is $1.20 €1. This corresponds to a movement from point B to point E along the demand curve in the figure 16.1. ये यहाँ पे सिर्फ हमने सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स एंड डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स के बेसिस पे डिमांड कर्व जो ये वाला है, let me just get rid of all this, उस बेसिस पे हमने ये वाला जो डिमांड कर्व है ये डिराइव किया है. तो जब 1:1 था तब हमारा डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स एंड सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स के वजह से 12 बिलियन जो था डिमांड था यूरो का. अब जब 1.20 हुआ है डॉलर, तब 10 बिलियन या 9.9 बिलियन डिमांड है. उसको ज्वाइन कर दिया, यू गेट द डिमांड कर्व. दिस इज हाउ यू डिराइव द डिमांड कर्व. So this demand curve that I am talking here, this demand and this supply, what is there in this diagram is different from what we are talking here. वो जो demand है वो है demand and supply of imports. यानी डिमांड हम इम्पोर्ट्स का कितनी क्वांटिटी का कर रहे हैं उस बेसिस पे कितना हम यूरो डिमांड कर रहे हैं. सी इम्पोर्ट्स जब होगा, लेट मी जस्ट क्लियर दिस डाउट फर्स्ट. व्हेन आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग देन ओनली आई विल डिमांड द फॉरेन करेंसी. तो जो डायग्राम अभी हमने देखा 16.2, उसमें डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट है विद द प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. जो वाई एक्सिस पे जो हमने देखा वो था प्राइस ऑफ दैट इम्पोर्ट ऑफ दैट यूनिट कमोडिटी जितना हम डिमांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूरो. वेराज 16.1 जो पिछले डायग्राम में हमने देखा था वो था डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, नॉट द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट. सो आई होप ये दो का डिफरेंस आपको क्लियर हो. क्लियर है तो फटाफट से
नीचे कमेंट में लिख दो क्लियर है, मुझे भी पता चल जाएगा कि येस this part which is very difficult in international finance according to this book is clear to you. Coming to where was I? Let me read. This correspond to E. Thus the quantity of euros demanded by US falls from 12 billion when the rate was this to 10 billion when the rate is this. This corresponds to the movement from D to E in that 16.1. Only in usual case when DM has zero elasticity, that is it is vertical, demand for import is vertical. उसका मतलब क्या है? Irrespective of price, I'll be only demanding this much. I will not change my demand for import. Price जितना भी होने दो. Is vertical, will the US quantity demanded of euros remain exactly the same after the devaluation or depreciation of dollar as it was before, because in that case the downward shift in DM leaves the DM unchanged. इस ये एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम में बताया गया है कि कैसे व्हेन द DM हैज जीरो इलास्टिसिटी तब वो चेंज ही नहीं होगा. बेसिकली व्हेन आई हैव अ DM लाइक दिस डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स, तो अगर मैं शिफ्ट भी करूँ, प्राइस को कम भी करूँ, दैट मेक्स नो सेंस. देयर वोंट बी एनी शिफ्ट करने से भी द DM is still unchanged. Thus, aside from the unusual, this case having zero elasticity is an unusual case. Thus, aside from unusual case where DM is vertical, a devaluation or depreciation of dollar always leads to reduction in US quantity demanded of euros. तो कभी भी अगर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो या डिवैल्यूएशन कर रहे हो, कीप इन माइंड दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूरोज जो है वो कम हो जाएगा. वो हमने अभी देखा. सो दैट डिमांड फॉर यूरोज इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड. द रिडक्शन इन यूएस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूरोज व्हेन द डॉलर इज डिवैल्यूड or is allowed to depreciate results because both euro price of US import and the quantity of US import fall. वो हमने देख लिया. 16 लेफ्ट पैनल में हमने ये पूरा सिनेरियो देख लिया. एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली केस है. यहाँ पे 16.2 में यहाँ पे हम प्राइस ऑफ इम्पोर्ट ले रहे हैं, यानी यूरो टर्म्स में जो चीज़ें मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उसका प्राइस क्या है. ये जो डिमांड कर्व है और ये जो डिमांड कर्व है, ये मेरा कितना मैं डिमांड कर रही हूँ इंपोर्ट्स, एंड दिस इज हाउ मच इज द सप्लाई ऑफ इंपोर्ट. वेर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम DE दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट डायग्राम 16.2 का लेफ्ट पैनल shows you demand for euro, not import. Demand for euro कितना है, and here is exchange rate, not the price. Simply saying वो जो है 16.2 वो आपका demand for the commodity and supply for the commodity at different prices है in terms of euro. This is demand for the foreign currency at different exchange rate. Simple, clear. Let's just conclude what is written. Furthermore, given the SM less elastic or steeper is the DM, smaller is the reduction in US quantity demanded of euros, and the less elastic, steeper is the US demand curve for euros. अगर हमारा SM given है, अगर हमारा ये जो DM कर्व होता, ये जो DM कर्व होता ये लेस इलास्टिक होता, यानी ऐसे स्टीपर होता, तो हमारा जो रिडक्शन क्वांटिटी में इतने अमाउंट से हुआ है वो कम अमाउंट से होता. यू कैन चेक योर सेल्फ ऑल्सो बाय ड्रॉइंग द कर्व, तो आपको पता चलेगा कि लेस रिडक्शन होगा डिमांड ऑफ यूरोज में. हियर
जैसे फॉर एग्जांपल 12 बिलियन से 10 बिलियन तक रिडक्शन हुआ है, वो 12 बिलियन से सिर्फ 11 बिलियन होगा अगर लेस इलास्टिक होगा तो. Again, this is at the end of the chapter. In case a 20% devaluation of dollar might be represented by a movement from point B to point F along D star euro rather than by movement from B to E along DE in 16.1. अगर मेरा स्टीपर होता तो वो कुछ यहाँ से यहाँ पे जाता. पॉइंट B to F, पॉइंट B to F यहाँ तक होता. अगर स्टीपर होता और 20% रिडक्शन होता तो इतना ही सिर्फ होता. अगर क्या स्टीपर होता, डिमांड फॉर इम्पोर्ट का कर्व स्टीपर होता, यानी ये जो हमारा यहाँ पे प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ यूरो गिवन है, यहाँ पे ये सप्लाई था मेरा ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कमोडिटी कितना सप्लाई हो रहा है. ये जो मेरा डिमांड कर्व जो ऐसे था वो अगर मैं अगर वो ऐसे होता स्टीपर, और रिडक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन हुआ ऐसे समवॉट लाइक दिस, तो ये हुआ. अगर ये रिडक्शन होता बाय 20% तो इतना रिडक्शन होता है. यू कैन सी द डिफरेंस. फ्लैटर कर्व व्हेन इट इज़ मोर इलास्टिक, डिमांड फॉर इम्पोर्ट इज़ मोर इलास्टिक, इतना है. व्हेन इट इज़ स्टीपर, डिमांड फॉर इम्पोर्ट इज़ लेस इलास्टिक, इतना है. तो उस बेसिस पे आपका डिमांड कर्व फॉर यूरो भी स्टीपर हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट दे हैव mentioned over here in the last part here. I hope it is clear to you. Keep watching the journey of understanding economics. Do like the video अगर आपको ये important part या most difficult part समझ में आ गया है. अगर आपको चाहिए कि मैं रुपी एंड डॉलर के टर्म्स में इसको समझाऊँ अलग से, तो मुझे कमेंट कर दीजिए. Do share this video with your friends and classmates ताकि उनको भी समझ में आए. And if you are new to the channel, you know what you have to do. You have to subscribe to the channel. आप subscribe करोगे, you will only get the notification whenever I am uploading, but I will get motivated to upload more videos. So do subscribe the channel, and yes, keep watching the journey of understanding economics. Before you leave, if you have any doubts or if you want online class from me one-on-one basis, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आपका नाम और कौन सा टॉपिक आप मुझसे कवर करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर दो. मैं जितना हो सके जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.